हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की क्रिसमस के ओकेजन पर स्लीपी क्लासेस द्वारा फ्लैट 15% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। यूपीएससी एज वेल एज स्टेट रेलेवेंट जो कोर्सेज हैं, ये पर्टिकुलर कोड आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो कि 26 दिसंबर तक वैलिड है। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इन कोर्सेज में एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक फैक्ट यहां पर आपको दिया गया है कि इंडिया का जो टोटल हिडन कॉस्ट है ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स, दे आर थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पूछा क्या जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिडन कॉस्ट ऑफ एग्री फूड सिस्टम। तो इसमें हिडन कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कर पाएंगे। या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहां पर यूज करें या थोड़ा सा शब्दों को तोड़ने की कोशिश करें, तब भी शायद यहां पर बात बन सकती है। तो 4 ऑप्शन यहां पर हमें दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी एंटिटी या कौन सा ऐसा आपका इनमें से पॉइंट है जो कि इस हिडन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। पहले में कह रहे हैं कि जो आपके एनवायरमेंटल कॉस्ट है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की वजह से। सेकंड में कह रहे हैं पॉवर्टी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी लॉसेस जो यहां पर देखने को मिलते हैं बिकॉज अंडर नरिशमेंट की यहां पर समस्या है। थर्ड में कह रहे हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंज इन लैंड एज वेल एज वाटर यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेनिफिट्स हम यहां पर देखते हैं विद द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि हिडन कॉस्ट क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम हिडन कॉस्ट माने कि यदि हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी इनपुट कॉस्ट यहां पर उस सिस्टम में लग रही है, तो एग्री फूड सिस्टम में यदि हम देखें डेफिनेटली जो फार्मर द्वारा इनपुट्स वहां पर यूज किए जा रहे हैं वो उनकी कॉस्टिंग यहां पर देखने को मिलेगी। तो हिडन कॉस्ट क्या हुई कि डेफिनेटली फार्मर्स द्वारा यदि डीजल यूज किया जा रहा है वाटर पंपिंग के लिए अपनी पंप्स में, तो उस समय पे उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट यहां पर देखने को मिलेगी। यदि अंडर नरिशमेंट की समस्या है किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तो उस इकोनॉमी में उस अंडर नरिशमेंट की समस्या की वजह से पॉवर्टी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी लॉसेज हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर यहां किस प्रकार से लैंड या फिर वाटर को यूज किया जा रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके साथ कॉस्ट एसोसिएट हो सकती है कि भैया आपके द्वारा वाटर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहां पर नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट यहां पर एसोसिएट होंगी। बट जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो तो आपके लिए कॉस्ट नहीं हुआ, वो तो आपके लिए फायदा यहां पर हो गया, ठीक है, वो आपको कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही, राइट। तो जो बेनिफिट्स हैं ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, इसे हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली 3 एंटिटीज ऐसी हैं जो कि यहां पर कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं वैसे ही, कि भैया ये एक हिडन कॉस्ट है जो कि किसी भी नेचर के एग्री फूड सिस्टम में देखने को मिल सकती है। अब यदि हम अज्यूम करें कोई ऐसी इकोनॉमी जहां पर किसी भी तरीके का डीजल का यूज नहीं देखने को मिलता आपके एग्रीकल्चर सिस्टम में, या किसी भी तरीके से आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड कोई भी वहां पर एनर्जी सोर्स देखने को नहीं मिलता एग्रीकल्चर सिस्टम में, तो शायद वहां पर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती हो, ठीक है, तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल कॉस्ट क्लोज टू 0 यहां पर हो सकती है, राइट। अब किसी इकोनॉमी में देखें कि वहां पर अंडर नरिशमेंट की समस्या नहीं है, तो शायद उसकी वजह से पॉवर्टी और प्रोडक्टिविटी लॉसेज वहां पर देखने को ना मिलते हो, वो कॉस्ट हिडन कॉस्ट वहां पर नहीं होगी। तो हर एक इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल्स देखने को मिलेंगे जिस प्रकार की समस्या वहां पर देखने को मिलेगी। बट क्वेश्चन था कि हिडन कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं या कौन सी नहीं होती, टू बी प्रिसाइज। सो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपने भी इसे यहां पर यही मार्क किया हो। चलिए, तो रिसेंटली ये रिपोर्ट यहां पर रिलीज की गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर की रिपोर्ट यहां पर थी बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कि भैया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। अब नवंबर 6 को ये रिपोर्ट यहां पर रिलीज की गई थी जिसमें हिडन कॉस्ट के बारे में यहां पर बात रखा गया था कि भैया इंडिया का जो हिडन कॉस्ट है थर्ड लार्जेस्ट देखने को मिल रहा है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो हिडन कॉस्ट क्या है आपके एग्री फूड सिस्टम्स की, कि जो भी आपके एनवायरमेंटल कॉस्ट है, माने कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की वजह से, नाइट्रोजन एमिशंस की वजह से, वाटर यूज लैंड यूज में चेंजेस वहां पर आ रहे हैं। हेल्थ हिडन कॉस्ट किस प्रकार की इसमें एसोसिएट कर रहे हैं कि भैया प्रोडक्टिविटी लॉस वहां पर हो रहा है, अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स की वजह से अंडर न्यूट्रिशमेंट की समस्या वहां पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते पॉवर्टी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी लॉसेज वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपकी सारी हिडन कॉस्ट हैं जो कि यहां पर रखी गई हैं, जिनकी कैलकुलेशन यहां पर की गई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के माध्यम से। तो उस हिसाब से अगर हम देखें टोटल हिडन कॉस्ट थर्ड रैंक यहां पर इंडिया का स्टैंड करता है, जिसमें जो अंडर नरिशमेंट की समस्या है वो अभी भी हमारे देश में यहां पर प्रेजेंट है और उसको इस चीज से सिग्निफाई भी किया गया। बाकी देशों में यूएस और चाइना में शायद ये नहीं देखने को मिलता, इसलिए उनकी वैल्यूज यहां पर 0 है या वैल्यूज यहां पर नहीं दी गई हैं, राइट।
तो क्लाइमेट की वजह से कितना हिडन कॉस्ट है, लैंड चेंज की वजह से कितना है, नाइट्रोजन एमिशंस की वजह से कितना है, एग्री फूड की जो आपका एग्री फूड वर्कर है उसकी पॉवर्टी की वजह से कितना यहाँ पर हिडन कॉस्ट देखने को मिल रहा है, या बर्डन ऑफ डिसीज अगर हम यहाँ पर देखें बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न, वो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ गए होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड है बट डायरेक्टली कोई फैक्ट बेस्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसे यहां पर आंसर कर पाएंगे। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली कह रहे हैं कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इज काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन टू ट्रेड। सेकंड में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बैन करती है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है आपके फार्म एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ड्रिवन बाय डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंसर्न्स, कि भैया कितनी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है, क्या इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपने जरूर सुना होगा कि भैया एक ऐसा प्राइस यहां पर सरकार द्वारा सेट किया जा रहा है कि यदि सरकार प्रोक्योरमेंट करती तो इतना मिनिमम प्राइस तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो किसान को प्रोवाइड करेगी ही करेगी, राइट। ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। बट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का फिर मतलब क्या हुआ? उसी तरीके से अगर हम इसे समझें कि भैया इतना मिनिमम प्राइस तो यहां पर सेट किया जा रहा है कि मान लेते हैं कि 1000 रुपए यहां पर सेट कर दिया गया है कि इससे कम प्राइस पर जो आपका एक्सपोर्टर है वो अपने कमोडिटी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेट कर देने का मतलब यहां पर क्या है कि एक रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगा दी जा रही है एक्सपोर्ट पर, ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी यहां पर बनी रहे। तो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है ये टू ट्रेड, जो आपका मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहां पर सेट करने को देखने को मिलता है कि यदि इससे ज्यादा का प्राइस वहां पर मार्केट में मिल रहा होगा तभी वो फार्मर, तभी वो ट्रेडर, तभी वो एक्सपोर्टर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को यहां पर एक्सपोर्ट कर सकता है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली 2023 में न्यूमरस इंस्टेंसेस में यहां पर देखने को मिला है। नॉन बासमती राइस ले लो, अनियंस ले लो, शुगर ले लो, इन सभी केसेस में आपके बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट पर लगाए गए हैं क्योंकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी का इशू यहां पर देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन की समस्या यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी डिक्लाइनिंग स्टेट पर देखने को मिला। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहीं अगर आप देखें अप्रैल टू सितंबर 2022 का डेटा, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, और वहीं अप्रैल टू सितंबर 2023 का डेटा जब इस प्रकार की बैंक और रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाएगी तो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं, राइट। चलिए, और वहीं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या रहता है वो हमने यहां पर सेट कर दिया है, तो आपको आई होप यहां पर समझ में आई गया होगा। तो अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर इस प्रकार का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहां पर सरकार द्वारा रखा गया था ताकि सफिशिएंट अवेलेबिलिटी रहे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर, क्योंकि सप्लाई मेंटेन रहेगी तो भैया प्राइसेस भी वहां पर मेंटेन रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसे आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में यहां पर बात रखी जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इंपैक्ट करेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर की सब्सिडी का जो बर्डन है उसके ऊपर कौन कौन से पैरामीटर्स का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पहले में कह रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस फर्टिलाइजर्स के, सेकंड में कह रहे हैं एक्सचेंज रेट, थर्ड में कह रहे हैं इन्वेंट्री लेवल, कंट्री में कितना है फर्टिलाइजर्स की, कितना स्टॉक यहां पर मेंटेन्ड है, फोर्थ में कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो थोड़ा सोचिए और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर कीजिए। बेसिक कॉमन सेंस हमें यहां पर यूज करना है। तो देखिए, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम यहां पर है, यूरिया के लिए अलग से सरकार यहां पर सब्सिडी लॉन्च करता है। तो एक बार बताइए कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में सब्सिडी किस हिसाब से दी जाती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए होमवर्क है, राइट। अच्छा, अब सब्सिडी है तो डेफिनेटली सरकार यहां पर क्या कर रही है कि फार्मर को कम से कम प्राइस पे करना पड़े अपने फर्टिलाइजर इनपुट के लिए, राइट। तो फर्टिलाइजर के केस में आपको यह देखना है कि क्या फर्टिलाइजर हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइसेस वहां पर देखने को मिलेंगे उनका इंपैक्ट यहां पर सब्सिडी के ऊपर भी पड़ेगा, राइट। एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट पड़ेगा, क्यों, यदि इंपोर्ट हो रहा है और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती जा रही है तो हमारा इंपोर्ट बिल यहां पर बढ़ेगा। आई होप आप इस चीज को लिंक कर पाए, ठीक है जी, ओके। अब इन्वेंट्री लेवल्स क्या है हमारे देश में, माने कि भैया स्टॉक कितना मेंटेन्ड है फर्टिलाइजर्स का, ऐसा तो नहीं हमें और ज्यादा यहां पर एक्सपोर्ट कर और ज्यादा यहां पर इंपोर्ट करना पड़े, तो उसका भी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जैसे कि रिसेंटली नैनो यूरिया का आप एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं कि भैया एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो है एक नेचर की, ठीक है, कि आपका नैनो यूरिया यहां पर तैयार किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम यूरिया यहां पर यूज हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है हम उसको भी कम कर पाएंगे, सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी यहां पर रिड्यूस हो पाएगा। उसके अलावा आपका सल्फर जो यूरिया है, या जिसे हम यूरिया गोल्ड यहां पर कहते हैं,
राइट, तो वो भी एक तरीके की एडवांसमेंट यहां पर देखने को मिली। तो चारों के चारों पैरामीटर्स का यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडी बर्डन, राइट, जिसकी वजह से डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपने भी यही मार्क किया हो। तो वही सिंपल से पॉइंट्स आपको यहां पर पॉइंट फॉर्म्स में आपके नोट्स में भी दे दी गए हैं, तो प्लीज एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको इजीली यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी। कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। फार्मर्स यदि बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो सरकार के ऊपर बर्डन यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सॉइल हेल्थ और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरीके से की जा रही है कि वहाँ एफिशिएंट तरीके से अगर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का यूज किया जा रहा है फार्मर्स द्वारा, तो शायद उनके द्वारा जो डिमांड यहाँ पर क्रिएट की जाती है फर्टिलाइजर की, उससे थोड़ा वो रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स है जिन्हें आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। क्रॉप प्राइसेस का क्या असर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। डीएसआर टेक्निक, पहले भी बहुत बार इसके सवाल डिस्कस किए हैं, तो वही सवाल हम यहाँ पर रिपीट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए कि दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक। तो पहले मैं कह रहा हूं जो आपकी डीएसआर टेक्निक है, जो टाइम और वाटर रिक्वायर्ड है फॉर द नर्सरी प्रिपरेशन, इस पर्टिकुलर टेक्निक में इट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एज कंपेयर टू नॉर्मल कल्टीवेशन प्रैक्टिस, जो आपकी स्टैंडर्ड देखने को मिलती है, राइट। सेकंड में जो आपकी डीएसआर टेक्निक है, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन सैंडी एज वेल एज लोमी सैंड सॉइल। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। तो डीएसआर टेक्निक मींस डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि आपकी मशीन का यूज करते हुए, ड्रिलिंग यूज करते हुए डायरेक्टली फील्ड में जो राइस का सीड रहता है उसे हम वहां पर प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू यहां पर किया जाता है। अब हम कन्वेंशनल मेथड को देखें तो वहां पर पहले नर्सरीज में आपके इन सीड्स को यूज करते हुए छोटे यंगर प्लांट्स वहां पर प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उन्हें फील्ड में आपका ट्रांसफर किया जाता है। पर डीएसआर टेक्निक में क्या है कि जो नर्सरी की रिक्वायरमेंट है ना, उसको कंप्लीटली रूल आउट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो नर्सरी प्रिपरेशन के दौरान जितना टाइम या फिर जितना आपका वाटर यूज होता है, हम उसे कंप्लीटली रिड्यूस कर पाते हैं कि भैया अब इस पानी और इस टाइम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली राइस का जो सीड है उसे फील्ड में जाके लगा रहे हैं मैकेनिकल मेथड्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो उसके हिसाब से आपकी इनकरेक्ट होगी। सेकंड बिल्कुल करेक्टली बताया गया। डेफिनेटली यदि आपकी यहां पर मैकेनिकल ड्रिल्स यूज की जाएंगी जिसके माध्यम से आपका जो सीड है वो फील्ड में लगाया जाएगा, तो जो आपकी सैंडी नेचर की सॉइल रहेगी जिसकी कॉम्पैक्शन कम देखने को मिलेगी, तो उसमें ये चीज हम पॉसिबल नहीं देख पाएंगे कि आपकी डीएसआर टेक्निक वहां पर इजीली यूज हो पाए। ठीक है, तो उस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट है, जिसके चलते बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन जो है आपकी राइस की, उस केस में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आपका पानी यहां पर यूज होता है, तो उस पानी की ही रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए डीएसआर टेक्निक यहां पर लगाएगी इन चैलेंजेस को एड्रेस करने, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ लेबर भी देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो भी लिमिटेड देखने को मिल रही है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं डीएसआर एक तरीके से यूज किया जा रहा है थोड़ा, और इसको प्रमोट भी किया जा रहा है सरकार द्वारा। जैसे कि पंजाब सरकार के बारे में अगर हम बात करें, पंजाब सरकार ने यहां पर फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने की बात की, बट फिर भी डीएसआर टेक्निक पंजाब में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल देखने को नहीं मिल रही, कि थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपकी डीएसआर टेक्निक से रिलेटेड वहां पर आपकी ड्रिलिंग एक्टिविटीज की जा रही है, तो उस टाइम वाटर अवेलेबिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कारण है जिसकी वजह से पंजाब सरकार या पंजाब में डीएसआर टेक्निक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल देखने को भी नहीं मिल रही, राइट। तो किस प्रकार से आपका नॉर्मल प्लांट कल्टीवेशन की जाती है, वो बेसिक्स आपके स्टेप्स यहां पर दे दिए गए हैं कि यहां पर आपकी नर्सरी प्रिपरेशन इस दौरान की जाती है। तो डीएसआर टेक्निक में नर्सरी की प्रिपरेशन को कंप्लीटली रूल आउट कर दिया गया, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में नर्सरी के थ्रू फिर उन यंगर प्लांट्स को हम डायरेक्टली जाके फील्ड में प्लांट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह, जो कि लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस है। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर भी है, पानी की भी कमी कम देखने को मिल रही है। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी बल्कि कम देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से डीएसआर टेक्निक को प्रमोट किया जा रहा है। बट अगेन टेक्निकल नेचर की है, जो आपकी फील्ड रहेगी जहां पर डीएसआर टेक्निक यूज की जाएगी वो लेजर लेवल्ड होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल लेवलिंग उसकी वहां पर होनी चाहिए, तभी वहां पर आपकी डीएसआर टेक्निक यूज की जा सकती है। तो टेक्निकल कंडीशंस एज वेल एज बाकी फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी ये टेक्निक उतनी ज्यादा फार्मर्स के अमंग यूज में देखने को नहीं मिल रही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन विद रिस्पेक्ट टू द राइस वैरायटी, जिसका हमने फ्यू मिनट सीरीज में भी डिस्कशन किया था कि दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू पैडी वैरायटी पूसा 2019। ठीक है जी, तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स है, फोर्थ आपकी नॉन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं ये नई वैरायटी है जो कि इंप्रूव्ड वर्जन है ऑफ द करंटली यूज्ड PR 126। सेकंड कह रहे हैं मैच्योर करती है 120 से 125 दिनों में। थर्ड में कह रहे हैं कि नई वैरायटी है जो कि हेल्प करेगी इन रिड्यूसिंग स्टबल बर्निंग के जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। या फोर्थ में कह रहे हैं कि भैया नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए।
तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये रिप्लेस करेगी पूसा 44 को। ठीक है, अब पूसा 44 को पूरा डिटेल में आपका फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आई एडवाइज यू कि आप डेफिनेटली उसे जाके गो थ्रू कीजिए, किस तरीके से रिप्लेस करेगी और किस तरीके से आपकी पूसा 2090 एक अच्छी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पूसा 44 डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगती है मेच्योर होने में, जिसकी वजह से जब वीट कल्टीवेशन की बारी आती है तब वो आपकी जो राइस वैरायटी है उसे हार्वेस्टिंग का प्रोसेस उसका वहाँ पर चल रहा होता है। अब सिंस वीट की भी कल्टीवेशन वहाँ पर करनी है, वीट का भी आपका सोइंग स्टेज वहाँ पर शुरू करनी है, तो उस वजह से जितना भी आपका ये स्टबल होता है उसको बर्न करना शुरू कर दिया जाता है फार्मर्स द्वारा। ऐसा नहीं कि फार्मर्स विलिंगली इसे बर्न कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये स्टबल उनके खेत से वहाँ पर हटाया जाए ताकि वो नई क्रॉप की वहाँ पर तैयारी कर सकें। ठीक है जी, तो पूरा डिटेल में आपका फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कस किया गया है, जिसके हिसाब से आपकी पहली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि भैया ये इनकरेक्ट है। PR 126 अगेन एन इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि पंजाब में यूज की जाती है, ये भी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाली वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको काफी ज्यादा फार्मर्स द्वारा यहाँ पर पसंद किया जा रहा है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट यील्ड भी यहाँ पर ये जनरेट करके दे रही है। राइट, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं और जैसे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्यू मिनट सीरीज है इसका लिंक भी अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इससे भी एक बार आप गो थ्रू कीजिए, देखिए पूसा 2090 किस तरीके से बेटर है विद रिस्पेक्ट टू पूसा 44 एंड कैसे ये हेल्प कर रही है स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। चलिए, तो आई होप आज के जो 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपने डेफिनेटली उन्हें अच्छे से आंसर किया होगा। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम का जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि भैया किस तरीके से यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। मिलते हैं अगले सेशन में। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।